हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है शिवांशु कुमार। वेलकम शिवांशु। थैंक यू सर। शिवांशु ने जेई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 42 स्कोर किया, राइट? जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। और सबसे अमेजिंग चीज ये है कि इनकी पढ़ाई पूरी की पूरी ऑनलाइन ही हुई है और 11th से ही जेई की प्रिपरेशन शुरू किए थे। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पे ये संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं 11th प्रिपरेशन शुरू करो तो टॉप 100 में रैंक नहीं आ सकती है। और भी इनके बारे में कई सारी ऐसी स्पेशल बातें हैं जो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, कोई टेंशन नहीं है। और इन्होंने वो किया है एंड ही हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 42 विथ क्लास 12। राइट। सो इसलिए हम इनसे बातचीत करेंगे एंड ऑब्वियसली पूरे 2 साल ये मेरे स्टूडेंट थे, इसीलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ओके। तो हमने 2 साल पढ़ाया भाई आपको। और जी सर। you need to say yes for record. I'm so sorry. The time has become like that. I can't help it. नहीं, आई हैव लर्नड ऑल माय 11th 12th जेई फ्रॉम एजी सर एंड इट्स अ बिग फॉर्च्यून फॉर मी। Uh, Thank you very much. And why I wanted to interview you and few other students that I'm going to continue interviewing is because कोटा में मैं रहता हूँ, 24-25 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ शिवांशु। और हर साल स्टूडेंट्स आते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं और एवरेज भी आते हैं, सिंसियर भी आते हैं, इनसिंसियर भी आते हैं। एंड व्हाट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व इज कि अल्टीमेटली सक्सेस उन्हीं लोगों का होता था जो सेल्फ ड्रिवन होते थे और टीचर के लिए ओबीडियंट होते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे कोटा में, और कई हद तक तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता था कोटा में खासकर कि किस टीचर से पढ़ रहे। कि कोटा में मैक्सिमम जो टॉप के टीचर्स है वो करीब करीब एक ही आ, हम कहें सिस्टम से निकले हुए लोग हैं अल्टीमेटली। बंसर क्लासेस या उसी के और जो आगे के वर्जन्स थे उनसे निकले हुए लोग हैं। वो उसी पूरे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम से निकले हुए लोग हैं जो बंसल सर ने क्रिएट किया था। तो बहुत ज्यादा अंतर टॉप के टीचर्स की टीचिंग में नहीं होता था कोटा में। तो फिर सक्सेस का अंतर किस चीज पे होता था, इस बारे में हम लोग आज शिवांशु से थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन में कंफ्यूज्ड हो उनको भी चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आए। तो शिवांशु, जैसा आपने पहले पूछा था आपसे, तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या अपन बिल्कुल भी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड थे या नहीं थे? मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड था, बट जो क्लासेस थी इट वाज ऑनलाइन। जो क्लास आपने करी है उस इंस्टीट्यूट के भी किसी टीचर से, तो वो भी ऑनलाइन? ऑनलाइन करी जी। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपने जब ज्वाइन किया था तो, और बाद में जब आपने पूरे 2 साल में, तो वहां से आपने क्या क्या चीजों का यूटिलाइज किया, किस पर्पज से किया था, और क्या वो नीड आपको लगता है हम ऑनलाइन में भी थोड़ा सा इधर उधर करें तो सर्व कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑफलाइन से मैंने मैथ्स पढ़ी थी। मैथ्स का उनका जो मटेरियल था मैंने वो सॉल्व किया। टेस्ट लेकिन सीरीज पढ़ी जो उन उनकी टीचर से चलती थी। ऑनलाइन थी, इंस्टीट्यूट ऑफलाइन था, हाँ, पढ़ी ऑनलाइन। पढ़ते जी, ऑनलाइन, ठीक है। पढ़ता ऑनलाइन था। उनका मटेरियल क्या, मैथ्स का ओनली मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन मतलब अनअकैडमी से किया था, तो उनका ही मटेरियल किया था टीचर्स का। टेस्ट सीरीज जो प्री प्लान्ड होती है वो मुझे लगा कि ये हमने यूटिलाइज किया। एंड दिस इज वेरी इजीली पॉसिबल इन ऑनलाइन एज वेल, कि आप एक प्री प्लान टेस्ट सीरीज जनरेट कर सकते, दैट इज पॉसिबल। तो टेस्ट की कंटिन्यूटी वगैरह आपकी वहां पे मेंटेन करने के लिए आपने पहले ऑफलाइन ज्वाइन करके 2 साल वहां पे भी कंटिन्यू किया, पर सेम टेस्ट सीरीज इधर भी अवेलेबल हो सकती है। और टेस्ट घर पे ही बैठ के देते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? हाँ हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि मेरा बेटा अभी भी 12th में है, ही इज ऑल्सो स्टडिंग नॉट फॉर जे बट फॉर समथिंग एल्स। तो उसके लिए भी वो पूरी पढ़ाई उसकी ऑनलाइन ही चल रही है एंड ही इज स्कोरिंग गुड मार्क्स जस्ट बेस्ड ऑन ऑनलाइन प्रिपरेशन। इनफैक्ट अभी एक
कोर्स ज्वाइन किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो का एक कोर्स है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन कोर्स है लीनियर अलजेब्रा का। उसमें यंगेस्ट स्टूडेंट है 9th क्लास का, और ओल्डेस्ट है 60 या 62 साल का रिटायर्ड टैक्स अटर्नी। बोलता है मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, तो इसलिए मैं कोर्स ज्वाइन कर रहा सो ग्रेट, वाह। हूँ, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए लीनियर अलजेब्रा लगती है, तो मुझे लीनियर अलजेब्रा सीखनी है। मैंने टैक्स वैक्स तो बहुत कर लिया जीवन भर, अब मुझे कुछ नया सीखना है। सीखने का चार्म हो तो दिस इज अ वेरी गुड मीडियम। ऑलराइट, तो क्या चैलेंजेस आपने मतलब ऑनलाइन स्टडी में आपको लगे कि एक्स्ट्रा थे या नहीं थे कंपेयर टू ऑफलाइन? थोड़ा सा मैं और इसके डिटेल में जानना चाहूंगा। प्लीज डोंट माइंड माई जस्ट कंटिन्यूइंग दिस line of question for some time, because please understand you are probably one of the uniquest character possible in JEE history, जो मतलब पूरा ऑनलाइन पढ़ के टॉप 100 में रैंक लाए। दिस पीपल वुड बी, मतलब यू आर लाइक ना बिल्कुल पहले वाले हो तुम, मतलब समझ रहे हो, मतलब यू आर लाइक बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग टाइप के, कि मतलब पहले दूसरे ही पहुंचे मून पे, वैसे वाले लोग हैं फिलहाल। बाद में तो इलॉन मस्क वहां पे रेस्टोरेंट बना देगा। राइट। सो जैसे ऑनलाइन का मुझे एक हमेशा से एडवांटेज ये लगा है कि यू कैन चूज योर टीचर्स, मतलब यू कैन चूज हु यू वांट टू लर्न फ्रॉम। कहीं ना कहीं ऑफलाइन में ऐसा होता है कि यू आर एनरोल्ड इन अ बैच, और फिर आपको उन्हीं सेट ऑफ टीचर्स से पढ़ना पड़ता है। लाइक ओके, यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बट ऑनलाइन में ये थोड़ा इजीली पॉसिबल होता है। जैसे मुझे मैथ्स मेरे टीचर से पढ़नी थी, शिवम सर से, तो मैंने उनसे पढ़ी। आई डिड नॉट वांट टू लर्न इट फ्रॉम एन अकेडमी, तो मैं आई वाज फ्री टू डू दैट। मुझे फिजिक्स आपने आपसे पढ़नी थी, आई कुड डू दैट। हो सकता है कि उस समय मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, सो आई कुड नॉट गेट अ बैच। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स अ प्रॉब्लम कि आप बहुत अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, बिकॉज उस समय आपका उतना मे बी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सो नॉट एबल टू गेट दैट बैच। बट स्लोली आप इम्प्रूव करते करते उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, विच वॉज माई केस आई थिंक। क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था इट वाज फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बहुत अच्छा। मेरा आईक्यू भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं, इट्स मोर इट्स मोर बेस्ड ऑन और लाइक पेन वर्क। इंडिया रैंक 100 ये कहे कि मेरा आईक्यू अच्छा नहीं है, सो प्लीज डोंट से इट, नोबडी विल बिलीव इट, है ना, इंक्लूडिंग एन आईआईटीएन हिमसेल्फ हु वाज नॉट इन टॉप 100, है ना, सो डोंट से दैट। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपकी आईक्यू का रियलाइजेशन पेन एंड पेपर के थ्रू हुआ। यदि आपने पेन एंड पेपर यूज नहीं किया होता, तो आपको वो आईक्यू मतलब पेपर में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई रियलाइज नहीं। सो मतलब अच्छा, वर्ल्ड में मत कह दीजिएगा, बिकॉज आईआईटियंस की वर्ल्ड ओवर काफी इज्जत है, कोई नहीं मानेगा। या आप मतलब यूएस की टॉप आई यूनिवर्सिटी में मेंट टू जाके बोलोगे ना मैं आईआईटियन हूँ और बहुत अच्छी रैंक भी लाया था और मेरा आईक्यू इतना नहीं है, दे वुड से भाई रहने दे। या मतलब मेरा कहने का एक्चुअली हाँ मीनिंग ये हाँ, था कि हो सकता है शुरू में बच्चा उतना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया, या बहुत अच्छे लेवल पर नहीं, बट वो बाद में अच्छी टीचर के गाइडेंस में आके उस लेवल को अचीव कर सकता है, विच इज वेरी नाइसली पॉसिबल इन ऑनलाइन। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स रहे अन अकेडमी पर, द टॉप टीचर्स ऑफ कोटा एंड ऑल द अदर प्लेसेस। और इसमें ये भी चॉइस रह सकती है ना कि मान लो आपको एक टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है, राइट, एंड यू थिंक यार ये भी टीचर उतना ही वैल्यू है, इसके भी रिकॉर्ड्स वैसे ही हैं, तो प्रोबेबली यू कुड हैव शिफ्टेड टू अनदर टीचर जो आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा मुझे मतलब अपील कर रही है इसकी बातें मुझे। या इट इज पॉसिबल, बट आई जनरली आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ दिस कि आपको टीचर की बात समझ में नहीं आ रही तो आप चेंज कर दें टीचर। या इफ देर इज वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब एकदम ही कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, सो आई थिंक। जब तक टीचर आपको चैलेंज कर रहा है और वो चैलेंज आपसे 20-30% फुलफिल हो रहे हैं, तो
you should pursue. That's what you are advising. हाँ मतलब एंड यू शुड वेट अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना चाहिए। मेरे साथ कितनी पेशेंस रखने की जरूरत पड़ी थी? 8 to 10 months एटलीस्ट। 8 months बाद आपको समझ में आना शुरू हुआ था? मैथ्स में तो उससे भी लेट। सो बट आई हाँ स्टिल हैड द बिलीफ कि मतलब वो थोड़े थोड़े चेंजेस से होता था, ऐसा नहीं कि एकदम ही ड्रास्टिक कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ। मतलब चेंजेस जो मेरी प्रिपरेशन में हुए दैट वर स्लो एंड परमानेंट। एब्रप्ट कोई चेंज कभी नहीं हुआ कि अचानक से सब कुछ समझ में आने लगा या थोड़ा अचानक से थोड़ा सब थोड़ा कुछ सही होने इलस्ट्रेट लगा। करो इस चीज को, मतलब फिजिक्स में और मैथ्स दोनों में। जैसे कि फिजिक्स में फॉर एग्जांपल फ्लूइड की जो S2 है, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल शीट्स। हाँ, तो वो जब फर्स्ट टाइम करी थी, आई स्टिल रिमेम्बर आई कुड फिगर आउट ओनली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 23 दैट्स अराउंड ऑन 50। माय फर्स्ट वीक। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। या दैट हाँ अच्छा। सो उस टाइम मुझे थोड़ा सा मतलब वो उस टाइम पता नहीं था कि दैट्स हाँ। गुड इनफ। तो उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट किया तो भी बहुत अच्छा, चेंज कुछ हुआ नहीं। बट आफ्टर फोर फ्लूइड टू इज लाइक फाइव मंथ 8 months down the line, ना? You said 8 months, fluids. या What नहीं, आई एम about जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। no, no, no. So give me example of हाँ something in beginning ना, जो शुरुआत के चैप्टर्स में मतलब ज्यादा स्ट्रगल रही होगी ना, या वहां नहीं थी? नहीं, शुरुआत के चैप्टर्स में भी स्ट्रगल थी। 8 मंथ्स मतलब मेरा कहने का मीनिंग था कि 11th का जो पीरियड होता है हाँ शुरू हाँ। का, उसके जो 8 to 10 मंथ्स होते हैं वो स्ट्रगल, अप डाउन वैसा वाला थोड़ा सा, मतलब एक स्टेडी वो नहीं था। थोड़ा सा उठ के फिर नीचे फिर ऐसे करके। अच्छा। दिस वाज व्हाट आई मेंट। और जो स्लो चेंज का एग्जांपल हाँ था हाँ। तो यही था कि जैसे फ्लूइड के पहले 10 क्वेश्चंस हुए, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट में। फिर कुछ टाइम बाद जब 12th के बीच में मैंने उसको सॉल्व किया, तब जाके आई कुड सॉल्व 20 क्वेश्चंस एंड इट वाज इन रिवीजन फेज दैट आई कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। And what about So rigid this body was a S2? rigid body S2, so even in revision phase I could not solve all the questions, सारे के सारे तो नहीं हुए। अभी भी अनसॉल्व है क्या एक मतलब आध सवाल? मतलब अनसॉल्व से मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हर स्टेप का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सॉल्व सारे? हाँ अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट है मुझे किसी क्वेश्चन में। और फर्स्ट अटेम्प्ट एंड में लाइक पूरी सॉल्व हो मैथ्स, गया था? नहीं, नहीं नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं पूरा, मतलब और जो रिजिड बॉडी बिगनिंग S2 आई बिगनिंग डोंट। वाले चैप्टर होते हैं जैसे कि न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, ये सब में? उसमें हाँ उसमें भी प्रॉब्लम्स तो रहती थी क्योंकि वो उतना तुरंत वो रियलाइज नहीं होता लॉजिकल एस्पेक्ट उसका। अच्छा। मतलब किस चीज को कैसे बिठाना है, वो धीरे धीरे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाती है वो समझ में आता है। कई बार बच्चे जो है एक चीज के लिए वेट करते हैं कि यार मैं ना मतलब पहले थ्योरी पूरी समझ लेता हूं फिर करूंगा। थ्योरी समझना इज जस्ट आई थिंक 10 to 20% ऑफ द पार्ट। ओके। बिकॉज किसी भी चीज को आपको सीखना है, मतलब यू वांट टू मेक इट योरसेल्फ, हम्म। उसको आपको अपना बनाना है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस। मतलब लाइक इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग। आपने सीख लिया कि हाँ यू हैव टू एक्सेलरेट एंड ऑल दिस, बट जब आप सबसे कठिन जो रोड्स हैं उनसे चलाएंगे नहीं, व्हेन यू नॉट एक्सपीरियंस, व्हेन यू नॉट, थोड़ा डरेंगे नहीं कि हाँ ये तो ठुकने वाला है टाइप्स, तो तब तक यू विल नॉट गेन द करेज टू मूव। यू नो ड्राइविंग? या मतलब टू व्हीलर्स, एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ड्राइव करते करते ये रिलेट हुआ था कि हाँ कहीं ना कहीं मैथ्स एंड फिजिक्स भी ऐसा ही होता है मेरे साथ। एंड देन इट बिकम्स सेकंड नेचर आल्सो। सॉरी। देन इट बिकम्स लाइक अ सेकंड नेचर। जैसे ड्राइविंग इज आल्सो सेकंड नेचर ना। एक आपको कॉन्शियसली ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ड्राइविंग करते हुए आप हाँ अच्छे से हाँ दूसरी चीज भी सोच सकते हो, लेकिन राइट पहले राइट। व्हेन यू आर ड्राइविंग इट इज लाइक दिस। या वंस लाइक मैथ्स और फिजिक्स तुमको अच्छी लगने लग गई, करने लग गए, तो वो दिखने लग जाता है कि इसके अंदर तो यही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ 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 सो इट बिकम्स। राइट। सो मतलब प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई एम एबल टू गैदर।
और वो प्रैक्टिस में फेलियर हो तो सवाल नहीं हो तो फेलियर हो फिर से ट्राई करें। फिर से ट्राई, इतनी बात। लाइक फिजिक्स में तो एटलीस्ट 2 टाइम्स एंड थर्ड टाइम जैसा बोलते हैं कि विद सोल्यूशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फिजिक्स में वो लॉ या कोई एक स्टेप ऐसा हो जाता है कि विदाउट गेटिंग दैट आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। बट मैथ्स आई वुड से 3 टाइम्स तो पूरा वो देना चाहिए अटेम्प्ट। मतलब यू मस्ट ट्राई एज मच कि आप उस क्रिटिकल मैनिपुलेशन तक खुद से पहुंच सके। और ये 3 टाइम जो भी फिजिक्स और मैथ्स में आप बोल रहे हैं, दिस इज नॉट सपोज टू बी एट द सेम सिटिंग, या या दे आर सपोज टू बी एट मतलब डिफरेंट सिटिंग, डिफरेंट सिटिंग्स विद सम गैप। सम गैप, नहीं तो सेम मिस्टेक आप बार बार करोगे, देख हाँ रहे। हाँ। राइट। So you followed all these things and there was a struggle. And there is one more thing that is मतलब prevalent everywhere कि साहब मैंने तो 10th में और 9th में जे की तैयारी नहीं करी थी, तो अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं मतलब जे में बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूँ या सेलेक्ट हो सकता हूँ। ऐसा कई बच्चों को ऐसा लगता है, और वो 9th 10th में मतलब फिर जो है वो जे की प्रिपरेशन, पता नहीं किस तरह की प्रिपरेशन, आई हैव नो आइडिया, बट करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? मतलब तुम्हारी क्या थी सिचुएशन? जैसे तुम 11th में एंटर हुए तो तुम्हारे लिए कितना स्ट्रगल था या नहीं था, बिकॉज बेस्ड ऑन 9th 10th में तुमने क्या कर रखा था? मतलब एक बेसिक जो मैथमेटिकल वो होना चाहिए एप्टीट्यूड, जो 9 10 की मैथ्स में होता है, दैट इज रिक्वायर्ड आई थिंक। मतलब विदाउट हैविंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यू कैन नॉट कंटिन्यू। मतलब वो होना चाहिए, वो ऐसा बेसिक नहीं है कि एप्टीट्यूड एकदम। जो है 9th 10th का, मतलब इसको थोड़ा सा और क्लियर बता दो कि भाई मतलब ये वाली किताब के सवाल फास्ट हो जाने चाहिए या ये हो जाना चाहिए या मैथ्स में मार्क्स या व्हाटएवर, मतलब विच एवर वे यू वांट दिस टू बी। मतलब कि जैसे जो स्कूल वाला तरीका होता है कहीं ना कहीं कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बस मतलब उसी उसी टाइप के क्वेश्चंस करने, वैसा नहीं। हम्म। एटलीस्ट आप जो सीखा है, जो भी एनसीईआरटी लेवल पे जो सीखा है, वो आपको खुद से आना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जो मेथड्स होता है, यू मस्ट नो हाउ इट वर्क्स। लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, सो यू मस्ट नो कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके। इट मस्ट नॉट बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग। और अलजेब्रा थोड़ी ठीक होनी चाहिए, 10th लेवल ओनली, बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। आपने 9th 10th में बस इतना सही किया था? एंड एनटीएससी प्रिपरेशन अलोंग विद दैट। अच्छा। बट उसका आई वुड नॉट से कि कोई एज सच रोल था जी उसका तो प्रिपरेशन। जेई में कोई रोल नहीं है, एनटीएससी हैज हाँ नो रोल इन जेई। या दोनों दे आर कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उनका तो कोई एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं। सो नो प्रिपरेशन इन 9th 10th। कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ी एचसी वर्मा वगैरह कुछ? हाँ 10th में थोड़ा सा मतलब क्योंकि कोविड टाइम था एंड हाँ हाँ वी डिड नॉट हैव लॉट्स ऑफ स्कूल हाँ प्रेशर, हाँ। सो आई डिड ट्राई एचसी वर्मा फर्स्ट 2 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, लाइक वो तो फर्जी। एनएलएम तक। अच्छा। हाँ। मतलब एनएलएम तक वो उसके ऐसे ही शौक एग्जांपल्स किया, और एक्सरसाइज। हाँ वो तो मैंने बिकॉज भी आई किया हैड था। फ्री टाइम। मैं जब 10th अच्छा में था, 93 में, जैसे ही मैं 10th में आया तो मुझे समझ में आया मैं जेई प्रिपरेशन करूंगा, तो बुक बाय बुक शॉप पे गया, किसी ने बोला था यार एक किताब होती है रोडो, वो जो कर ले उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो वो 10th में ही था तो मैं खरीद लाया, और ऐसे ही कभी कभी फ्री रहता था तो उसका पहला सवाल ट्राई किया। एंड पहला सवाल उसका इज नथिंग, मतलब उसमें वी इज मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का सवाल है ना, तो ट्राई किया, नहीं हुआ। ये 10th की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन फिर 2 दिन बाद ट्राई किया, हो गया। तो मैंने कहा यार मेरा तो हो जाएगा जेई में सिलेक्शन। फिर बोर्ड आ गया सिर पे, तो बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू हो गई। तो दैट वे, तो ऐसे तो मैंने भी किया था, बट यू कैन नॉट कॉल दैट प्रिपरेशन बिफोर, राइट? एब्सोल्युटली। तो शिवांशु, कई सारी बातों को लेकर मैं ज्ञान देता रहता हूँ सब्जेक्ट के अलावा भी। उनमें से
एक है मैथमेटिक्स की पढ़ाई को लेकर। ओके, और मेरे मैथमेटिक्स के पढ़ाई को लेकर दिए हुए ज्ञान से मुझसे कभी भी गणित के टीचर नाराज नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान उनका सोर्स और मेरा सोर्स सेम है। मेरे मैथ्स के टीचर बंसल सर, जिन्होंने पूरा कोचिंग का सब कुछ सिखाया था। ऑलराइट, तो मैंने वो ज्ञान मैथ्स को लेके आपको दिया था, एंड यू शेयर्ड कि मैथ्स के टीचर ने भी आपको मैथ्स की पढ़ाई के बारे में जो बताया वो करीब करीब सेम ही, राइट। सो दो बातें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस ज्ञान को प्रैक्टिस किया है। ओके, मैथ्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर नहीं है जेई में, उससे काफी ज्यादा इट इज बैकबोन ऑफ जेई प्रिपरेशन, जैसा मुझे लगता है। और वो प्रिपरेशन कैसी करी आपने कि मैथ्स में यू वर एबल टू लाइक परफॉर्म वेरी वेल इन जेई, तभी आपकी रैंक आई। तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों पे आप बताइए। ओवरऑल जेई प्रिपरेशन में मैथ्स का जो है, आपको जो रियलाइज हुआ वो बताइएगा प्लीज, और पढ़ाई के तरीके पे प्लीज गो अहेड। तो मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ जेई प्रिपरेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एस्पेक्ट है जेई का, दिस हैज अनडाउटेबली एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन सबसे टफ पार्ट रहा है। जेई ने कभी भी मैथमेटिक्स का लेवल नीचे नहीं किया। वो एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा इजी कर देते हैं कभी कभी, जैसे 2023 में द केमिस्ट्री वाज नॉट वेरी टफ, एंड इवन फिजिक्स वाज कंपेरेटिवली इजियर देन द प्रीवियस ईयर्स। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन था जो हमेशा से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। एंड नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसी हुआ या फिजिक्स हुआ, इसमें आप इक्वेशंस को कैसे लिख रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सेंस या वो समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तब आती है जब आप मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन यू राइट मेनी इक्वेशंस, व्हेन यू राइट डिफरेंट थिंग्स एंड ट्राई, जब आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, देन यू कम टू नो या दिस इज द बेस्ट वे टू डू अ प्रॉब्लम। मतलब डिड तो यू ये लाइक जो रियलाइज्ड इट कि जैसे मैं फिजिक्स की इक्वेशंस जब 11th के शुरू में सॉल्व करता था प्रॉब्लम्स, और 12th के एंड आते आते जब मेरी मैथ्स मैंने बहुत अच्छी कर रखी थी, तब मैं जो वो सेम लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, तो उसमें मतलब कुड यू सी अ डिफरेंस? वो बताओ तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। या फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस जो शुरू में होती हैं और बाद में एंड आते आते, डिड यू बिकेम फास्ट और लाइक एक्यूरेट और वट एवर, लाइक जो भी तुम्हारा रियलाइजेशन, थोड़ा और बताओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि एल्जेब्रिकली किसी चीज को लिख देना, किसी मतलब सेम चीज है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन, इट कैन बी रिटन एज 2/2। सो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ये जो 2/2 आपने लिखा, या फिर मैथ्स में भी जब आप होमोजेनाइजेशन करते हैं, मतलब y=mx है, तो उसको हम वन की जगह पे रख देते हैं y-mx, एंड देन यू राइट वन ओवर देयर। सो इस तरीके से चीजों को, सेम चीज को दूसरे तरीके से लिख देने से वो इक्वेशन सिंपल हो जाती है। सो ये एक जो सेंस होता है, एल्जेब्रिक सेंस, वो धीरे धीरे 12th में मुझे समझ में आते गया कि आई एम बेटर एट राइटिंग इक्वेशंस। मतलब मैं कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस जनरेट कर देता हूँ जिससे कि जो 3-4 स्टेप की चीज़ है वो एक स्टेप में हो गई। या मैथ्स का फिर बोल जो रहे हैं आप या फिजिक्स केमिस्ट्री में? इसको कैसे इसका बात? फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे कि आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब ओके टर्म्स में आपके इक्वेशन चल रहे हैं, ओके ओके। बहुत सारा, जैसे कि कोई भी फॉर्मूले हैं, बहुत सारे हाँ हाँ, टर्म्स में आपको लिख, बहुत सारा स्टफ पड़ा हुआ है टर्म्स का। 3-4 हाँ इक्वेशंस है फॉर हाँ एग्जांपल। सो उसका मैनिपुलेशन कैसे सिंपली किया जा सकता है कि आप, अब 4 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यू कैन सॉल्व इट लाइक नॉर्मली, जैसे 4 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लॉट्स ऑफ स्टेप्स। बट आप 2-3 इक्वेशंस को ऐसा ट्विस्ट करके लिख दें कि वो तीसरी इक्वेशन में बैठ जाए, तो दैट मेक्स इट होल लॉट इजियर। एंड बहुत जगह पे ऐसा होता है कि यू कैन प्रेजेंट योर रिजल्ट्स नीटली, कि आप एक अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब इन गुड मैथमेटिकल टर्म्स, तो वो आपको ज्यादा अपीलिंग भी लगता है कई बार। दैट इज नॉट वेरी रेलेवेंट टू जेई, आई वुड से। नहीं, बट बट क्लैरिटी आती है। हाँ, क्लैरिटी। यदि एक ढंग से लिखा हो ना कोई रिजल्ट, जो तुमने कहा मैथमेटिकल ब्यूटीज में लिखा हो, तो इट गिव्स यू एन इनसाइट कि अंदर चल क्या रहा होगा। यदि इसको बढ़ा रहे तो वो घट रहा है। कई बार यू कैन क्रॉस चेक कि यार मेरा आंसर तो सही है कि नहीं, जी जी, राइट। कहीं ये इलॉजिकल चीज तो नहीं आ रही कि ये बढ़ाऊंगा तो वो तो नहीं बढ़ना चाहिए यार, इस इक्वेशन के हिसाब से तो बढ़ रहा है।
इसका मतलब मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? Yeah, and this I have experienced actually. यू एक्सपीरियंस दिस? Yeah, and I've many times I've committed mistake, तो पता चल जाता है कि अरे ये तो कुछ और ही आ रहा है, मतलब that is physically not possible, हाँ हाँ so you हाँ, get to know. राइट राइट राइट। ये तो आपने And इम्पोर्टेंस, हाँ प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। importance, ये तो importance का हुआ. I was going to answer our next question हाँ हाँ कि how to do maths. तो very importantly जेई के लिए देखा जाए तो speed is extremely important when it comes to math. And speed ऐसे नहीं आती कि आपने टेस्ट में किया, and that is not very possible क्योंकि आप डेली टेस्ट तो दे नहीं रहे. एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर होमवर्क. जब होमवर्क कर रहे हैं या शीट्स कर रहे हैं, सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर हैबिट कि आप लिमिटेड टाइम में ही मैथ के क्वेश्चंस करें. होना नहीं होना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट उस डायरेक्शन में जो एफर्ट देते हैं दैट इंक्रीजेज योर स्पीड एंड योर मैथ्स ऑल्सो. पर शुरू में मतलब गलत हो जाएंगे सवाल तो? वो तो होंगे, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड मिस्टेक्स व्हेन यू आर सॉल्विंग इन स्पीड. सो उसकी चिंता नहीं एंड की? डिड यू ट्राई? नहीं, या मतलब मेरे तो बहुत गलत होते थे सवाल, बट आई कैन टेल यू कि जो जेई का एक्चुअल एग्जाम हुआ, आई हैव नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव मार्क ओह, इन इन लाइक माय होल एक्चुअल फिजिक्स जेई. मैथ केमिस्ट्री? एवरी सब्जेक्ट एक भी मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं. हाँ। एंड प्रिपरेशन के टाइम पे कई बार तो ऐसा होता था कि 20 में से 10 सवाल भी गलत. दैट्स नॉट एन इश्यू आई बिलीव. और उसमें आप बोल रहे एंड हैं कि नो नेगेटिव मार्किंग में मैथ्स को स्पीड से करने की प्रैक्टिस और ये जो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन वगैरह का रोल है, यू आर सेइंग वो मतलब इज वन ऑफ द प्राइम कंट्रीब्यूशन है उसका? इनफैक्ट जेई की मैंने जो चीज हर बार प्रॉब्लम सेट करने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं दे चेंज, बट हम्म देर इज समथिंग दैट आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि वो लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को अपने प्रायोरिटी पे रखते हैं. इवन फिजिकल केमिस्ट्री में इस साल मैंने देखा कि हम्म। देर वर सफिशिएंटली गुड अलजेब्रा. मतलब आपको अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी. यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू राइट इक्वेशंस प्रॉपरली. मैं तो बच्चों को कई बार इफेक्टिवली यहाँ तक कहता हूँ, देख भैया 80% तो इक्वेशन से जेई का सिलेबस, और वो इक्वेशंस तू फिजिक्स या केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करके नहीं इंप्रूव कर सकता, वो मैथ्स की प्रैक्टिस करके ही इंप्रूव कर सकते हैं, और राइट. स्पीड से करके। वो जो स्कूल में सिखाते स्टेप बाय स्टेप लिखो, वो शायद काम नहीं करेगा। मैथ्स में स्टेप जंप करना ही आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल एबिलिटी शो करता या है, कितनी आगे की स्टेप आप सीधे लिख पा रहे हो। एक और चैलेंज जो जेई की प्रिपरेशन में बच्चे फेस करते हैं, दैट इज 9th 10th में जो बच्चे स्कूल से पढ़ के बेचारे जो 11th में जेई की प्रिपरेशन के लिए आते हैं ना, वो आर लाइक मतलब कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये चल क्या रहा है, ये दुनिया कौन सी है। मतलब वो जो एडजस्टमेंट होता है ना स्कूल से जेई प्रिपरेशन का, और वो 11th में ही होता है एडजस्ट। तो वो एडजस्टमेंट आपने कैसे किया, गिवन यू आर वेरी इंटेलिजेंट? आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कम रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट, बट स्ट्रगल तो रहता है बिकॉज मोड ऑफ थॉट ही पूरा अलग होता है। वहां कुछ और, वहां नाम जानने होते हैं और सिर्फ उनको लिख के आना होता है, यहाँ तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सो हाउ वाज दैट? मतलब 11th की या देर इज शुरुआत के 2-3 महीने में एडजस्टमेंट वाली चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, प्लीज। या देर इज ऑब्वियसली फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है, उससे आपको परेशानी भी होती है, बट मतलब दैट इज रिक्वायर्ड क्योंकि आप एक नए सिस्टम में जा रहे हैं एंड दैट इज एंटायरली डिफरेंट. मतलब वो इस चीज पे बेस्ड है कि आप सीख रहे हैं चीज को. वो फॉर्मेलिटी नहीं है, दैट्स नॉट मियर फॉर्मेलिटी या कैजुअली आपने पढ़ लिया बस कि या यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इन दिस प्रॉब्लम एंड देन यू आर डन विथ योर एग्जामिनेशन. दैट इज बोर्ड फिलोसफी आई बिलीव. बट जेई की फिलोसफी है कि आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस. तो उसमें कई बार ये होता है कि लेक्चर के बाद फिर प्रॉब्लम करना, ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. मुझे भी आई थी इन द सेंस कि थोड़ा सा अजीब, मतलब इट फील्स लिटिल बिट वियर्ड, दैट्स इट. ऐसा मुझे लगा, मतलब थोड़ा नए सिस्टम में एडजस्ट करने का. बट स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड बिलीविंग कि हाँ हो जाएगा कैन
मेक इट ऑल इजी, मतलब देयर इज नो अदर वे एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको अचानक से कोई कंफर्ट लगने लगेगा, मतलब यू मस्ट पास। अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट या अवॉइडिंग डिफिकल्टी इज जस्ट नेक्स्ट टू अवॉइडिंग सक्सेस। तो आई थिंक थोड़ा सा यू मस्ट। Avoiding difficulty is just avoiding success. इस वीडियो की यही रखेंगे अपन टैग, बाय शिवांशु कुमार कोट्स जैसे कि आपने भी कई बार हाँ। बताया था क्लास में कि दिमाग जो है वो सही से ज्यादा इजी के पीछे भागता है, तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। बट वंस यू नो कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू स्टार्ट, लाइक आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट, कि मुझे पता था कि हाँ दिस इज राइट। देन यू स्टार्ट एंजॉइंग द चैलेंज ऑल्सो, मतलब हर अगले दिन आई वुड बिलीव कि हाँ ये मुझे करना है, ये आज मेरे से नहीं हुआ था, टुमारो आई हैव टू डू दिस। वो थ्रिल रहता था मेरे पास, यस दिस इज समथिंग आई कुड नॉट डू टुडे, टुमारो आई हैव टू डू। मतलब you have to be in love with problem solving with good mathematical aptitude, right? राइट राइट। And maths मतलब lot of practice. Generally मेरा advice तो रहता है कि around 40 to 50% of your homework time would go to one subject only. या मतलब इनफैक्ट जब मुझे रियलाइज हुआ था ये मैथ्स का इम्पोर्टेंस, आई हैड इंक्रीज्ड इवन अप टू 50-60% ऑन सम डेज। मतलब देयर हैव बीन डेज जब मेरा होमवर्क जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री का बहुत कम है, तो आई वुड गिव इवन 8 आवर्स टू मैथ, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री को ही इम्प्रूव करे, इट्स नॉट। हाँ, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क कट करके यू आर ना 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 ना, स्टडीइंग वो मैथ। तो करना ही नहीं, होमवर्क वगैरह हाँ वो तो बेसिक्स जो है स्टडीज के, उसके तो अगेंस्ट जाके कैसे काम होगा, राइट? थोड़ा सा ना, एक 20% हिस्सा ऐसा है जेई की प्रिपरेशन का जो नॉन मैथमेटिकल है काफी हद तक। केमिस्ट्री के दो पोर्शंस, आईओसी एंड ओसी, तो वो भी आप जैसा आपने कह रहे हैं, यू गॉट नॉट अ सिंगल नेगेटिव मार्क और मार्क्स भी अच्छे ही होंगे। सो हाउ डिड यू मैनेज आईओसी एंड ओसी? क्योंकि आप मान लो कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो वो ये 80% हिस्सा काफी हद तक कई बच्चे मैनेज कर लेते हैं, ओके, प्रैक्टिस कर करके। बट फिर वो यहां जाके दे लाइक यार ये तो हमसे होती नहीं है, ये कौन याद रखेगा, या इतने मोटे नोटबुक है, तो वो फिर इसमें रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उनकी रैंक सफर करती है। तो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर सच स्टूडेंट्स और फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई रिगार्डिंग आईओसी एंड ओसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मैं ये नोट देना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली देर इज लॉट्स ऑफ इररेलेवेंट कंटेंट रिगार्डिंग दीज टू सब्जेक्ट्स। और कई बार स्टूडेंट्स इस ट्रैप में चले जाते हैं, मतलब दे आर लाइक they study these things even if their math and all physics PC is not very good. मतलब they start comparing this with the other subjects. That is not the case actually. क्योंकि अब जेई जिस ट्रैक पे चल रहा है, फ्रॉम 2021 आई एम सीइंग इट इज कंसिस्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी, एंड दैट इज सेम फॉर मेंस आल्सो। मेंस में भी वो लोग एनसीईआरटी को तो बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं, This is एनसीईआरटी से regarding कुछ भी पूछ। this is regarding OC and IOC, you're saying? ओसी एंड आईयूसी, Okay, okay. या सो कंसिस्टेंटली जेई एडवांस, मेंस तो वो पूरा एनसीईआरटी करते ही हैं। इवन एडवांस आई एम सीइंग कि थोड़ा बहुत वो जो एनसीईआरटी के बाहर पूछते भी थे वो भी बहुत रिड्यूस कर दिया उन्होंने। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टडिंग एनसीईआरटी रिलीजियसली, रिमेम्बरिंग एनसीईआरटी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी जो रिएक्शंस है, उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो थॉरली लिख लिख के याद करना, एंड मल्टीपल टाइम्स याद करना। मतलब एक फिक्स साइकिल पे, जैसे एक एक हफ्ते के इंटरवल पे आप उसी चीज को बार बार करेंगे, तो वो दिमाग पे कहीं ना कहीं एक वो बन जाता है, व्हाट कैन यू से, एक इंस्क्रिप्शन या एक वो नहीं, लाइक फोटोग्राफिक इट मेमोरी टाइप हो गेट्स, जाती है, आइडेटिक एक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, राइट? सो रिपीटेड इंटरवल्स पे लिख लिख के एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना या एनसीईआरटी को याद करना लिख लिख कर वुड बी बेस्ट फॉर, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम।
बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम उसके पीछे कई बार आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स गेव टाइम एंड दे सफर्ड एक्चुअली, दे सफर्ड दे सफर्ड एक्चुअली। बिकॉज उनको लग रहा था। अच्छा एक चीज बताया, मैं जैसे आईओसी ओसी में कुछ याद करने गया, और मतलब कई बार जो मटेरियल होते हैं बच्चे ऐसा बताते हैं कि सर उन्होंने बहुत अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। हाउ रिलेवेंट इज दैट एक्सप्लेनेशन कंपेयर टू रिमेम्बरिंग थिंग्स? I remember only in 2014 and 15 did they ask explanation for the last time. अच्छा And फिर 2017 या 18 में there was question regarding explanation. Otherwise वो explanation पूछते ही नहीं। जी, अच्छा। yeah. They are more like कि अगर multi correct में भी देना होगा तो they will just ask you facts. तो फैक्ट याद तो होना ये सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, प्राइम रिक्वायरमेंट तो फैक्ट याद रखना है। fact and reactions. हाँ मतलब रिएक्शन भी फैक्ट ही हाँ, है, मतलब fact ही जी। जो भी फैक्ट्स पता होना इज लाइक नंबर वन। उसके अलावा अपन को लॉजिक और वो मैकेनिज्म वगैरह पता हो तो ठीक, नहीं भी हो तो। It's good if you want to go for chemistry Olympiads. अदरवाइज यू डोंट इवन नीड फॉर जी एडवांस, नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जेई के लिए नहीं चाहिए। दैट्स सरप्राइजिंग टू नो, कंसिडरिंग मतलब काफी एनर्जी लोग लगा रहे होते हैं चीजों की रीजनिंग लॉजिक और 25 चीजों में, वो सारी एनर्जी रिपीटेटिव रिवीजन में लगा दी जाए। एग्जैक्टली, एंड ये कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज हमारी बहुत सारे जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो इस वजह से कई बार बच्चों को इनसिक्योरिटी होती है, बट जेई डज नॉट डू दैट। मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ने की वजह से यू हैड फ्रीडम कि यार खुद भी अपना रास्ता चुनना है, तो यू आर एबल टू लाइक गो एंड सी जे एडवांस में किस टॉपिक में किस चैप्टर में क्या पूछते हैं, एंड यू एबल टू रिलेट कि यार ये मास्टर या ये जो बात कर रहा है टीचर ये जे एडवांस से मैच हो रही है, और ये वाली जो बात कर रहे हैं ये जे एडवांस से मैच नहीं हो रही है, या ये मटेरियल मैच नहीं हो, तो प्रोबेबली यू आर एबल टू पिक एंड चूज। या एंड दैट सेव्ड लॉट्स ऑफ माय टाइम। विच यू स्पेंड इन मैथमेटिक्स प्राइमरीली। मैथ्स, या मतलब ऑनलाइन में ये तो फायदा है, यदि आप अपना थोड़ा जागृत अवस्था में रहे पता करें। बट बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली कि टीचर ने बोला तो अपन ने वो सुन लिया। अरे भाई टीचर ने बोला उसने कॉन्टेक्स्ट में बोला है। भाई जैसे कि मैं बोलूं एसएचएम पढ़ाते हुए कि यार एसएचएम में दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, अब बच्चा बोल दे दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल इन जेई, अबे नहीं एसएचएम में। अब तुम देखो एसएचएम के सवाल आते कितने जेई में, जी। तो उसकी क्रिटिकलिटी रिड्यूस हो जाएगी ना, बिकॉज एसएचएम की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम्म। मतलब 2 साल में एक सवाल आ जाता है, ठीक है। और मैं बोलूं उठा के यार ईएमआई में ये बहुत क्रिटिकल है, तो आप देखिए ईएमआई का सवाल तो हर साल आ रहा है। तो कई बार टीचर किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल रहा होता है, और बच्चों को चूंकि उस सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, समझ में आ रहा होता है, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। दिस इज ऑल्सो आई हैव सीन, आई डिड दिस मिस्टेक ऑन माई ओन, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। मेरे जो टीचर थे बंसल सर, उनको क्या ताश खेलने का बहुत शौक था। राइट, ही वॉज अ वेरी गुड ब्रिज प्लेयर। ब्रिज इज लाइक बहुत ब्रेनी ताश का गेम होता है, ऑलमोस्ट लाइक चेस टाइप का। तो वो क्या जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते थे ना और प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या ताश और परमुटेशन प्रोबेबिलिटी और का बहुत मेल है। हम्म, राइट, इनफैक्ट देर जी इज अ जी। मूवी कॉल्ड 21, जिसमें ना इट्स अबाउट एमआईटी स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फास्ट करके दे यूज टू हैक ये जो होते ना कैसीनोस, और वो वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जीत जाते थे, बिकॉज वो मैथमेटिकली उन्होंने प्रोबेबिलिटीज निकाल रखी थी। Wow. वन ऑफ माई स्टूडेंट, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो वो ना आईआईटी के बीच में जो है छुट्टी लेके he used to go and play for casinos. He used to get paid by casinos to play for them. So anyway, coming back to the point,
तो मेरे सर को इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन अच्छा लगता था कि मान लो एक दिन वो पढ़ा रहे थे, एक बार बच्ची थी, एक लड़की थी, उसने बोला सर ये एस ऑफ हार्ट्स क्या होता है, आप पता नहीं क्या करते रहते हो। तो पूरी ताश की गड्डी लेके आया, वो मंगवाई, उन्होंने एक एक पत्ते का नाम बताया। हम देख रहे यार ये मैथ्स की क्लास में चल क्या रहा है। सो उन्होंने बहुत शौक से पढ़ाई, और हमने भी प्रोबेबिलिटी परमुटेशन बहुत शौक से किया कि यार बस यही है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने शीट भी ना मतलब हर 2-3 साल में बढ़िया नहीं बनाते थे, और उसमें मतलब उस बार प्रिंटिंग भी बड़ी अच्छी थी शीट की, और थ्योरी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी। नाउ गेस व्हाट, J95 में प्रोबेबिलिटी के कितने सवाल आए, परमुटेशन कितने सवाल आए? 0। तो कई बार टीचर अपने कंटेक्स्ट में चीज को, क्योंकि उसको भी, वो भी एक इंसान है, मुझे कोई बोले यार कि तुमको ना फेरेडे समझाना है, तो मेरा मतलब जबरदस्त जोश आ जाएगा फेरेडे लॉ समझाते हुए। मुझे कोई बोलेगा कि यार ये कोई चीज समझानी है विच इज नॉट सो एक्साइटिंग, तो मैं हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो गया। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, टीचर के उस जोश को ट्रांसलेट कर लेते कि ये मार्क्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो नहीं होता भाई मार्क्स में कन्वर्ट। फॉर दैट गो एंड लुक एट जे एडवांस पेपर, वो क्या पूछना चाह रहा है। या मतलब टीचर के बायस को अवॉइड करके जेई का जो कंसिस्टेंट बायस, हाँ, एक पेपर का नहीं, एक कंसिस्टेंट बायस। कंसिस्टेंट, वो खुद ही देखना पड़ता है हर बच्चे को। यू हैव लॉट ऑफ मैच्योरिटी रिगार्डिंग, गुड जॉब। एक आईओसी ओसी के लिए मैं जो याद करने वाली चीज है, या कहीं और याद करना, उसके लिए एक एडवाइस और देता हूँ कि आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का होमवर्क खत्म हुआ, अब मैथ्स का आप करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और उस दौरान आप थोड़ा याद रखने वाली चीजों का 15-20 मिनट रिवीजन कर डालो। तो आपके एक तो दिमाग थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाओगे, और वो बार बार वाली चीज जो याद रखने वाली चीज उस समय कर, तो प्रोबेबली मतलब ये एडवाइस मुझे 1-2 बच्चों ने बताया कि वर्क्स। आई डोंट नो आपके जमाने में शेयर करी थी कि नहीं, सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज आल्सो वन थिंग व्हिच मैं है। खैर, फिजिकल केमिस्ट्री को आपने जैसे बाकी चलता था, बाकी फिजिक्स मैथ्स वैसे ही फॉलो किया, हम्म। एज इन मतलब जी। जेई का जो भी मटेरियल आपको मिलता था वो का वही किया। जी। ओके, या मटेरियल पे मैं और बातचीत करना चाहूंगा। जैसे कि ना बहुत सारी नई नई किताबें, और बहुत सारी मतलब ओलंपियाड, ये वो 2500 चीजें बाजार में आजकल आ रही हैं जे प्रिपरेशन के लिए, खासकर फिजिक्स में तो मतलब लोग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, 2500 चीजें करने को कहते रहते हैं, मैथ्स में भी। सो सेम चीज, आपने प्रिपरेशन में जो स्टडी मटेरियल यूज किया था मेरा या उसके अलावा, वो प्लीज थोड़ा सा ऑनेस्टली शेयर करिए सब बच्चों के फायदे के। तो फिजिक्स में मैंने न्यूक्लियस की शीट से की थी, A to Z, नथिंग आउट ऑफ दिस, एब्सोल्युटली नथिंग आउट ऑफ दिस। मतलब इसके अलावा जेई के PYQs बस नहीं है, वो भी शीट में होते ही है। सो एब्सोल्युटली दिस मच। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पीसी की शीट सर ने दी थी, वो OC IUC NCERT, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मटेरियल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जे रेलेवेंट क्वेश्चंस जनरली, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड अ मटेरियल जिसमें सिर्फ जे ओरिएंटेड क्वेश्चंस, तो उतना मैंने नहीं किया। मैथ्स में मैंने जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था उसके मटेरियल किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और इंस्टीट्यूट का रिवीजन मटेरियल सॉल्व किया था, बिकॉज वो, मतलब आई थिंक मैथ्स में थोड़ा सा यू नीड मोर प्रैक्टिस, एंड इवन माई मटेरियल आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट का एक रिवीजन मटेरियल किया था विच वॉज वेरी गुड, इट वॉज प्रोवाइडेड टू मी बाय अ टीचर, तो मैंने वो सॉल्व किया, दैट्स ऑल। इसके और इसी को रिपीटेड तरीके से किया, इसके रिपीटेड अलावा कोई बुक, जो इसके, हाँ प्लीज कंटिन्यू। इसके अलावा कोई बुक्स नहीं की एज सच, बिकॉज बुक आई थिंक इज अ वेरी रैंडम मटेरियल। आप स्ट्रक्चर्ड मटेरियल करें, इट इज वेरी गुड। बुक, मतलब इट्स नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट सो मच आउट ऑफ अ बुक, तो मान लीजिए आपने एक बार आई शीट बिलीव। कर ली, अब बुक कर लो, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। Why didn't you follow this? Because many students follow this in spite of my advising not to do this.
It might work for math also. Maybe it might work for some हम्म people because I've seen. But for हम्म physics, I think repeated sheet karna gives you depth of study, depth of understanding, which is more important rather than solving many problems. Why you think डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट है? मतलब मैं भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ बार बार, यार डोंट वरी अबाउट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, डोंट वरी अबाउट हाउ मेनी एग्जांपल्स आई टेक इन क्लास, वरी अबाउट इस एग्जाम्पल को कितना डीपली समझे। मतलब वाई, हाउ डिड यू रियलाइज ड्यूरिंग ए प्रिपरेशन एंड वाइल गिविंग जेई कि डेप्थ ही काम आई, बाकी मतलब नहीं चीज काम आई? प्लीज। बिकॉज जेई का जो क्वेश्चन होता है हर बार एक नया क्वेश्चन होता है, ऑल्दो वो सेम टॉपिक पे पूछेंगे बट वो हम्म हर बार एक नई चीज या नए तरीके से उसको पुट अप करेंगे. सो इफ यू ओके। डोंट नो इट हम्म डीपली, मतलब हम्म आपको वो आपकी खुद की नहीं हो चुकी है वो टॉपिक, तब तक हर प्रॉब्लम करना इस मतलब ठीक है, यू कैन डू सर्टेन लेवल ऑफ हम्म प्रॉब्लम्स बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अगर आपको जेई के करने हैं, सो यू मस्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग, यू मस्ट एक्चुअली नो द टॉपिक, आई मीन इन अ उसके जनरल लिए सेंस. वो सवाल जो अपन ने एक ही सवाल को दो बार तीन बार किया, हाउ डज दैट हेल्प टू रीच टू डेप्थ, दैट डेप्थ? क्योंकि जब आप दूसरी तीसरी बार करते हैं देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप. हर स्टेप का लॉजिक आपको समझ में आता है कि यार दिस वाज हाउ इट वाज पुट, दिस वाज द रीजन व्हाई दिस, इस प्रॉब्लम में ये वाली लाइन लिखी हुई थी. जैसे एचसीवी में आप बताते हैं कई बार कि यहाँ पर ये लाइट या स्मूथ क्यों लिखा हुआ है, वी जनरली इग्नोर इट बट उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती. And you could relate your whole 2 years of practice while giving physics exam in JEE जी. कि जो मैंने आई किया था। रिमेम्बर हाँ। देयर वाज अ प्रॉब्लम इन जेई विच आई लेफ्ट, छोड़ दिया. एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर वो लाइट डाल हम्म और फिर उसमें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल था. सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे वर कंफ्यूज्ड कि व्हाई इट इज नॉट ऑप्शन डी व्हिच वाज कि द लाइट विल पास अनडेविएटेड. हम्म वहां पे मुझसे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ बट आई कुड लॉजिकली से कि क्योंकि वहां पे इंटरफेस इस डायरेक्शन में बन रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइट ट्रेवलिंग, तो वहां पे डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि वो क्रिटिकल इंसिडेंस ठीक है पे आ जी। रहा है. जस्ट एन एग्जांपल कि या हाउ लॉजिकली थिंकिंग हेल्प्स. एक चीज और जेई प्रिपरेशन के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे यूएस ऑफलाइन में बच्चे कहते हैं सर हमें कंपटीशन मिल जाता है, राइट, एंड ऑनलाइन में शायद नहीं मिलता होगा या मिलता है, आई डोंट नो। ओके। और साथ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन एज वेल एज हैविंग कुलीग्स, साथ वाले क्लासमेट्स जो जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, और वो क्या ऑनलाइन में भी संभव है? यस, ऑनलाइन में बिल्कुल संभव है बिकॉज अनअकैडमी का भी जो प्लेटफॉर्म था उसमें भी देयर वाज चैट, तो बच्चे उसमें काफी अच्छा डिस्कशन करते थे. आप वॉइस कॉल पे भी बुलाते थे, सो पीपल कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस टू यू ऑल्सो कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस. जब मैं ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट में भी वी हैड ऑनलाइन क्लासेस, तो हम्म उसमें भी वी कुड अनम्यूट एंड स्पीक. वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सिखाता बहुत कि आप अपने ओपिनियन से ठीक है कुछ सीख सकते हैं बट देर आर टाइम्स व्हेन somebody else tells समथिंग, किसी और का कुछ ओपिनियन पता चलता है तो दैट हेल्प्स यू लर्न इट बेटर. एक ये हुआ. दूसरा कि जो कलीग्स के साथ डिस्कशन है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कि आप एक प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, या यू आर गेटिंग इट सम डिफरेंट वे, या योर फ्रेंड इज गेटिंग इट डिफरेंटली, सो यू कैन लर्न अ लॉट. मतलब डिस्कशन करने से एक तो अपनी गलतियां भी कई बार पता चल जाती. भले ही आंसर आ गया हो परंतु दूसरे को समझाने लगे, देन यू रियलाइज कि आपने कहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ कर रखा है। जी मेरे जी साथ जी. तो ये होता था बहुत बार। या दैट हैपेंस. और वो उस तरह की गलती याद भी ज्यादा रहती है, एग्जैक्टली. क्योंकि किसी के सामने आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक करके बोल दिया तो अब वो हर्ट तो करती है। राइट 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 राइट।
चलिए अब थोड़ा सा नॉर्मल बातचीत, पढ़ाई के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई। कमेंट्स पे आप लोग और भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई टू आंसर इट इन लाइक नेक्स्ट। मैं किसी और से ले रहा हूँ तो उनसे पूछ लूंगा, या शिवांशु को भी दोबारा बुला के पूछ सकते हैं, अभी तो ये फ्री है। राइट, फ्री है ना अभी तो? जी जी बिल्कुल। राइट। तो थोड़ा सा अपना दिनचर्या, अपना शेड्यूल और म्यूजिक का आपको शौक है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो बड़ा अच्छा Yeah, this is something I want to stress on really because I think discipline and schedule are very important क्योंकि मुझे तो उससे बहुत फायदा मिला था। मतलब आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट फिक्स शेड्यूल। तो अगर डे वाइज की बात करें तो आई वुड लाइक वेक अप एट 7 एंड आई वुड स्टार्ट तो 7 to 9 थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा था मैं। और इसी बीच में कहीं ब्रेकफास्ट एडजस्ट होता था। दिस वाज लिटिल डायनामिक। ब्रेकफास्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं था। बट देन आई वुड स्टडी फ्रॉम 9 to 12 3 hours ऑन अ गो। फिर 12 to 12:30 लिटिल बिट लंच ब्रेक। 12:30 से 2 के बीच में थोड़ा सा नॉर्मल स्टडी लाइट स्टडी एंड देन अगेन 2:30 to 5:30 ऑन अ गो। मतलब 3 hours स्ट्रेट बिकॉज जैसा आप सजेस्ट करते हैं कि जेई का जो 3 hours का स्टेमिना होना जरूरी है। तो इसलिए 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 मोस्ट क्रिटिकल टाइम ऑफ माई स्टडी। देन 5:30 to 6:30 थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन का टाइम होता था बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू बी रिलैक्स लिटिल बिट। इस बीच में मैं म्यूजिक को एडजस्ट करता था। एंड एडजस्ट क्या मतलब आई हैड माई फिक्स टाइम कि यस दिस इज द टाइम फॉर म्यूजिक। फिर अगेन 6:30 to म्यूजिक में आप क्या 8। करते हैं, सिंग करते हैं, यू सिंग? नो आई डोंट सिंग आई लिसन एंड आई रिसर्च एक्चुअली। एक म्यूजिक में कॉन्सेप्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ऑफ 22 श्रुतिस। इट्स अ वेरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा। मतलब देर आर रिसर्च पेपर्स आउट देयर। और एक नॉट रिकॉलिंग हिज नेम बट ही इज अ वेरी फेमस नंबर थियरिस्ट। ओके। मतलब वो मैथमेटिशियन है वो नंबर थ्योरी पे काम करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ आर इंडियन म्यूजिक वर्क्स ऑन मतलब फ्रीक्वेंसी के रेशियो पे कितना ब्यूटीफुली इंडियन म्यूजिक सेट है। मतलब उसके पीछे मैथ्स है बहुत अच्छी अच्छा। कि 3/2 और 2 के रेशियोज पे कैसे सुर हम बिठाते हैं। ओके। तो ये करना और सुनना बेसिकली अलग अलग आर्टिस्ट्स को। मतलब देर आर वेरी सिलेक्टेड आर्टिस्ट जिनको मैं सुनता हूँ बट दे आर ऑल ग्रेट। नाम बता दो। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, किशोरी आमोनकर, अजय चक्रवर्ती एंड अश्विनी देशवानी। मेरे फेवरेट पंडित भीमसेन जोशी है। पंडित भीमसेन जोशी आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे फेवरेट वो है। बड़े या गुलाम अली उनको भी साहब बहुत भी है, सुनता हूँ। और पंडित भीमसेन जोशी। किशोरी अमानकर की एक ठुमरी काफी अच्छी लगती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, काफी टाइम से मैंने। एक्चुअली किशोरी आमोनकर को थोड़ा लाइक करने का ये भी रीजन है बिकॉज शी वाज लिटिल रेबेलियस। अच्छा। मतलब पीपल यूज टू हाँ या शी मतलब पीपल यूज मतलब डरते थे लोग उनको कॉन्सर्ट्स में बुलाने से बिकॉज इफ यू शी वुड सी कि ऑडियंस इज डिस्ट्रैक्टेड वो आपस में बात कर रहे हैं एंड ऑल देन शी वुड गेट अप एंड लीव। without taking her money. Get up and leave without taking any money. अरे भगवान। And she was very critical regarding music. मतलब कोई बनारस अगर में ना हनुमान मंदिर पे एवरी ईयर देर इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। दैट इज वन प्लेस यू शुड गो। अच्छा एंड चेन्नई में यू आर गोइंग टू आईआईटी मद्रास, एवरीबडी इज गोइंग टू आईआईटी मद्रास, राइट? है ना? गिवन सजेशन बाय मी। व्हाई? ये बाद में बताएंगे कभी। राइट, कमेंट्स में पूछेगा तो जवाब देंगे कि मैंने क्यों सजेस्ट किया था इनको। वहां पे भी एक बहुत अच्छा कर्नाटिक म्यूजिक का फेस्टिवल एवरी ईयर। अच्छा इट इज लाइक उसमें वर्ल्ड के बेस्ट आते हैं। सो जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। I would love to attend हाँ, any क्लासिकल festival like म्यूजिक। that. क्लासिकल म्यूजिक ना वही माइंड का यूज करता है जो मैथ्स जहाँ पे बैठती है ना, वो शायद वही वाला पार्ट यूज करता है। तुमने रिसर्च करी होगी, तुम बताओगे, मुझे नहीं पता। उसमें जैसे कि एक स्ट्रिंग पे जैसे हम हार्मोनिक्स पढ़ते हाँ हाँ। साउंड में साउंड वेव्स में तो उसका काफी अच्छा यूज होता है। देट इज गुड मैथमेटिक्स बिहाइंड। और वेस्टर्न और इंडियन में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो अरिथमेटिक स्केल्स पे चलते हैं मतलब वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं 12 अलग पार्ट्स। ओके। जबकि हम ज्योमेट्रिक स्केल पे चलते हैं। ओके।
मतलब वी डिवाइड अकॉर्डिंग टू रेशियोज, 3/2 3/2 ऐसे करके। तो अपने आप में ऊंचा वाला सुर लगाना और मुश्किल होता होगा या ज्योमेट्रिक में जाओ। मतलब जैसे वेस्टर्न दे पियानो काफी बड़ा, वो काफी अच्छी रेंज कवर कर लेते हैं वो। हम्म। इट्स वेरी बिग एक्चुअली, मतलब अप हम्म। टू 7 scales दे कैन कवर। हम्म। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप हारमोनियम वगैरह देखेंगे, दैट्स हार्डली 3 scales, 3 octaves हम्म। यू कैन टच। वाह, काफी डीप इंटरेस्ट है आपके। मूवीज वगैरह का कोई सो इंटरेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब आई नेवर सॉ मूवीज। इवन जेई से पहले भी मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था। Recently it happened, you were with a movie star and you didn't know who is. Will not take his name, नहीं तो उसके फैन गाली लिखते हैं मेरे को। Alright, you can find out he was with which movie star which he didn't recognize. Somebody was telling me also, आपको पता भी है कौन है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, because he was expecting कि शायद मुझे ना पता हो। You were saying something, I interrupted you, I'm so sorry. Movies or music के या लिए? हाँ हाँ, मतलब जैसे 5 शेड्यूल का ही बात हम लोग कर हाँ रहे हाँ थे प्लीज प्लीज कि प्लीज। 5:30 से 6:30 थोड़ा सा म्यूजिक एंड सॉरी, मैथ। म्यूजिक मेरा इतना फेवरेट है कि मैं इंटरप्ट कर देता हूँ म्यूजिक आती। सो प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर दैट। देन 6:30 से 8:30 थोड़ा सा अगेन स्टडी। बट 8:30 के बाद से थोड़ी लाइटर स्टडीज, पैकअप करना कि आज के दिन में हमने क्या किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड रख लेना कि क्या क्या करना बचा है, कल के लिए प्लान करना कि आज मेरे से ये नहीं हुआ एंड कल कुछ नया करना है। एंड दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। पहले से प्लान करके रखना है एक दिन का। Movies, no interest, that's okay. Still I would suggest some movies to watch if you want. And what are your future plans? अब तो मतलब क्या चाह रहे हो? Like you achieved 42 rank and whole world is open to you right now. So what do you want? Like मैं ये करूं तो मजा आ जाए। कंप्यूटर साइंस तो मैंने चूज किया एज अ सब्जेक्ट। सो आई वांट टू लर्न समथिंग, कोई एक एस्पेक्ट उसका डी, मतलब उसके रिसर्च एस्पेक्ट, रिसर्च फील्ड में ही मैं जाना चाहूँगा उसमें भी। एंड थोड़ा सा वर्क प्लेस से मेरा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि यूनिक होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी समथिंग दैट गिव्स मी अ फ्रेश फीलिंग डेली। कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है। आई डोंट नो इफ आई गेट समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, है। फील्ड भी ऐसी अच्छा। है और इस फील्ड में डीप साइड से जाओ तो आपको बहुत सारे वर्क प्लेस ऐसे ही मिलेंगे। जो मतलब जो बहुत डीप पीएचडी जो लोग करे हुए होते हैं उनको मतलब कंप्यूटर साइंस की फर्म्स बहुत ऊपर के लेवल पे हायर करती हैं। और जस्ट पैसे बनाना हो तो भी मैथ सीख के बहुत अच्छी तरह से यू कैन जस्ट लाइक डीप काम नहीं भी करो बट डीप मैथ्स आती है। अब उसको अप्लाई कर दो किसी ऐसी जगह पे जहाँ ट्रेडिंग वगैरह करवा लो अच्छी, तो यू कैन अर्न मनी ऑल्सो। नो डीप वर्क, जस्ट अप्लाई करो एंड I've given you contact of one or two of my students who are doing that. या So be in touch. They would love to talk to you. Definitely. दोनों से श्योर। बात, दोनों बहुत अच्छे अपने काम, दोनों मतलब कंप्यूटर साइंस डीप लर्निंग इसी साइड के लोग हैं, न्यूरल नेटवर्क वगैरह के। सो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें टाइम भी दे देंगे बात करने के लिए। देखना मेरा रेफरेंस देके देखना, शायद कर दे दे। अगले साल मैं भी रेफरेंस दूंगा तुम्हारा कई लोगों को। सो आई अभी से डोंट नो अगले साल कितना एक्सपीरियंस मिले मुझे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन कॉलेज। जेई प्रिपरेशन को लेके तो दे सकते हो, या राइट? एनीथिंग एल्स you want to ask me? समथिंग, बिकॉज मेरा बुक रीडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हम्म। एंड आई बिलीव आपका भी बहुत है।
So some books you want to suggest me? किस तरह की? फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, नॉट क्लासिक्स, इजी टू रीड, डिफिकल्ट टू रीड? एक जमाने में दो दो नॉवेल पढ़ता था, मतलब दो दो बुक्स पढ़ता था। एक क्लासिक नॉवेल 1000 पेज की, और एक नॉन फिक्शन छोटी सी 200 पेज की। मैं इस तरह से बुक्स पढ़ता था एक जमाने में, नॉट नाउ एनी मोर। टू कैटेगरीज आई वांट टू नो, एक तो क्लासिक जो आप बोल रहे, और दूसरा क्लासिक्स जो में लाइफ रिलेटेड। टॉल्स्टॉय कभी पढ़े हो? लियो टॉल्स्टॉय? नहीं? नाम सुना है, नेवर रेड हिम। मतलब झेल सको तो एना कैरेनिना इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टॉल्स्टॉय अच्छा। का। वॉर एंड पीस बहुत ज्यादा मोटी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बट इफ यू कैन गेट थ्रू टॉल्स्टॉय तो फिर यू मे लाइक ले मिजरेबल्स। राइट, ये दोनों बड़ी फेमस किताबें हैं। एंड दोस्तों वो उसकी थोड़ा सा टफ है, बिकॉज जैसे उसकी एक बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें एक आदमी ने एक मर्डर कर दिया होता है, 50 पेज में मर्डर करता है, बाकी 700 पेज में वो उस मर्डर के बारे में ही सोचता रहता है, क्यों किया, क्या किया। सो इस तरह की बुक्स है, मतलब यदि बिल्कुल क्लासिक जाना है तो दीज आर ऑल कंसिडर्ड। और इतना हैवी नहीं जाना है तो दे आर मॉडर्न क्लासिक्स ऑल्सो, जैसे कि 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, या ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हक्सली। ये सब थोड़े से मॉडर्न क्लासिक्स में आ जाएंगे। ये डिस्टोपियन वर्ल्ड है 1980। डिस्टोपियन समझते हो? मतलब दुनिया जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, मतलब ओके। आफ्टर सम कैलेमिटी दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। सो 1984 is considered one of the prime dystopian novel. And if you want to go sci-fi, science fiction अच्छा लगता हो, तो easy to read would be, कौन है यार वो जिसने, रशियन बंदा जिसने रोबोटिक्स के 3 लॉज दिए हैं, आइजैक असिमोव। असीमोव। बट साइंस फिक्शन को लेके मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे लगता है कि व्हाई यू रिलेट फिक्शन विद साइंस। आई डोंट नो, आई मे लाइक इट इन फ्यूचर। आइजैक असिमोव ने जो 3 रूल्स ऑफ रोबोटिक्स दिए थे, प्रेजेंट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने वाले लोग कहते थे कि वी विल बी यूजिंग सेम लॉज जो आइजैक असिमोव ने रोबोट सीरीज में दिए थे। वाओ। और उसकी फाउंडेशन सीरीज इज ब्यूटिफुल बिकॉज it is in way ahead in future and they are searching for earth, and the story is something like this. There is some एक फील्ड बताइए, साइको हिस्ट्री। तो एक हरी सेल्डन करके एक साइंटिस्ट है, उसने मैथमेटिक्स यूज करके बड़े लेवल की, ही हैज स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग कि वर्ल्ड फ्यूचर में कैसा दिखेगा यूजिंग मैथमेटिक्स। यूजिंग मैथमेटिक्स। उसने ऐसा कर दिया है, एंड देन वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वर्ल्ड रिबिल्ड कैसे होगा, उसका पूरा प्लान बनाया है उसने। दैट प्लान इज नोन एज फाउंडेशन। सो वो मतलब क्लासिक ही है करीब करीब। तुमने क्लासिक बोला, मैंने क्लासिक्स ही बताई है। दीज आर या ऑल या क्लासिक्स इन देयर ओन ऑनर। एंड सम लाइफ रिलेटेड बुक्स। मैंस सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। मतलब दिस इज डीपली अफेक्टिंग बुक। बाकी तालिब इज माई ऑल टाइम फेवरेट, निकोलस नसीम तालिब। उसकी 4 या 5 बुक्स है, नसीम निकोलस तालिब, TALEB। राइट, उसकी 4 या 5 बुक्स है, दे आर ऑल अमेजिंग बुक्स। मतलब, एंड इफ यू गेट टाइम टू रीड समथिंग अबाउट स्टार्टअप्स, बट इट इज नॉट स्टार्टअप स्टार्टअप वाला नहीं है बंदा ये, इट्स मोर अबाउट कि मतलब मॉडर्न
इनोवेशन जो कहेंगे, है ना, उस पे बहुत अच्छा जो गुरु है दैट इज पॉल ग्राहम, उसके एसेज भी पढ़ सकते हैं, उसके एसेज बहुत अच्छे। एंड देयर इज वन पॉडकास्ट आई वुड लाइक यू टू लिसन, उसके नाम पे मत जाना, ही इज बुद्धा लेवल ऑफ अ पर्सन, नवल रविकांत। सॉरी आई गिव यू टू मच। नो, मतलब इट्स नॉट समथिंग आई विल गेट एवरी डे। सो नवल तो रविकांत का एक पॉडकास्ट है, हाउ टू गेट रिच या वेल्दी, हाउ टू गेट वेल्दी शायद। इट इज नॉट अबाउट मनी। ए ओके, then it would be interesting if या it is not about money. या इट इज बेसिकली, मतलब मैं ट्विटर पे उसको फॉलो करता हूँ और मैं उसको कई बार कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। इज अ ग्रेट फिलोसफर एंड वो वीसी था, वेंचर कैपिटलिस्ट था, स्टार्टअप्स को वो करता था फंडिंग, अभी भी करता होगा। मेरे हिसाब से ही इज मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा। मतलब बुद्धा है वो, मतलब निर्वाणा वाला बंदा है। Oh, सो दैट पॉडकास्ट इज अमेजिंग पॉडकास्ट, मतलब मैंने कई बार सुना। और हर 2 महीने में ना स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड का कमेंसमेंट स्पीच सुन लिया करो, हर 2-3 महीने में। इन यंग एज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। 3 बातें कहता है स्टीव जॉब्स, वो सब नहीं है जो तुम सोच रहे होंगे, इट्स अबाउट लाइफ। कहीं पे भी ढूंढोगे स्टीव जॉब्स यूट्यूब में, आगे अगला ही वर्ड कमेंसमेंट स्पीच आएगा। joining the dots. ज्वाइनिंग द डॉट्स, Joining the dots. या Yeah. सुना। Yeah, you had once suggested in हाँ हाँ class. हाँ, मैंने सुना था. रिव्यू अच्छा नहीं है तो दे सकते हो, इट्स ओके, आई कैन गिव। It's good. It's good. It's very good. मतलब उससे मुझे एक चीज भी सीखने को मिली थी कि आज जो चीज आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही है, that can be very useful in future. हाँ, जैसे अभी मैंने जो तुमको 2 लोगों का दिया था रेफरेंस की, इनसे बात करना इफ यू वांट टू लर्न डीप, उनमें से एक मुझे यही कह रहा था कि सर ऐसा है कि फिजिक्स जब पढ़ रहे थे ना तो ठीक है, मतलब मजा आता था, आई वॉज एबल टू यूज फिजिक्स क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल था ब्रांच, तो वहां पे भी मैं यूज करता था और बड़ा अच्छा रहा। जब मैं पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिफ्ट हो गया, मशीन लर्निंग वगैरह में, तो शायद मुझे लगा फिजिक्स अब इतनी यूजफुल नहीं होगी। बट वो जो फिजिक्स में हमने सीखा था कि मैथमेटिकल मॉडल रियल वर्ल्ड पे लगा के उससे रिजल्ट निकाल के उसको चेक करना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग रिसर्च ऑन। सो Okay. फिजिक्स की थीम फिजिक्स नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स की थीम ये है जो मैंने उसने मुझे बोली और जो मैं कई बार बोलता भी हूं, कि रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकल मॉडल बनाओ, अप्लाई करो, रिजल्ट निकालो, चेक करो जो तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडल से रिजल्ट आ रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा In fact, I don't know I'm eligible to answer, say this or not, है। but जो फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, चाहे वो आईएनपीएच हो या आईपीएच हो, they start with a simple basic model हाँ, and then they end up doing something very great. या मतलब जो एंड होता है ना, इट इज लाइक ये कहाँ हो गए भाई, मतलब वाज दिस सपोज टू हैपन, मतलब उसका Yeah, सवाल सॉल्व करके ना यू लर्न मोर, मतलब यू आर अ बेटर फिजिक्स पर्सन आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन प्रॉपरली, yeah. योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स इंक्रीजेस व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन। मेरा जे एडवांस का पेपर भी ऐसा ही था। मेरा जे एडवांस का फिजिक्स का पेपर था, 2 घंटे का फिजिक्स का पेपर था, सब्जेक्टिव, ओनली 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज लाइक 4 to 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऐसा अच्छा. ही था और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, और लास्ट पार्ट तक आते आते वाओ दिस इज व्हाट आई सपोज टू नो अबाउट दिस चैप्टर। 2 साल में सीखा नहीं यार मैंने ये चीज, अब सीखिए। इट वाज लाइक लर्निंग व्हाइल गिविंग जे। Yeah, and that is a very pleasant experience. या डेफिनेटली, जिनको सीखने में मजा आता है उनके लिए तो मतलब दैट पेपर इज हेवन। उसके जो 6 सवाल थे ना, आज भी ऑल ऑफ दो 6 क्वेश्चंस आर टेकन एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट टॉपिक और द टफेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट टॉपिक। रिजिड बॉडी का तो वो था, वो जो कॉर्नर से
रोल करते हुए गिरता है। सिलेंडर जो गिर रहा हाँ हाँ, वो 95 का क्वेश्चन। पहले इंटेलिजेंट लोग जी देते थे। था। I have not committed anything on the present J students. So these are all the books. Anything else you want to be in touch? Try to read or listen. You will like many things. क्योंकि जितना एक्सप्लोर करोगे ना, और बुक रीडिंग के बारे में मुझे किसी ने बड़ी अच्छी चीज बताई, यू स्टार्ट विद अ बुक, 10 15 20 पेज 25 पेज पढ़ा, यदि बुक ने आपको कैप्चर करा तो ठीक, नहीं करा तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, डोंट वरी अबाउट इट कि यार ये बोला है तो पढ़ना ही। सबको सब बुक्स नहीं स्पीक करती है, बोलती है ना। बट आई वुड सजेस्ट तालिब और विक्टर फ्रैंकल तो पढ़ लेना, थोड़ा फोर्स करके भी पढ़ना पड़े तो, क्योंकि नॉन फिक्शन में है, बट मतलब दे चेंज लाइफ लाइक एनीथिंग। और एक और है, लेकिन वो थोड़ी टफ रीडिंग है, आई डोंट नो हाउ यू लाइक टफ रीडिंग, स्लो थिंकिंग फास्ट थिंकिंग। ये वही है, मतलब वो फैट वाला जो मैं एग्जांपल था, फैटेस्ट विल सर्वाइव, वो यहीं से डिराइव्ड है एसेंशियली। तालिब इज इजी टू रीड, एंड दिमाग खराब हो जाता है जब पढ़ते हैं ना, एंड पे पहुंचते हैं, मतलब वो एंड क्या, पहले ही चैप्टर में समझ में आता है कि ये बंदा कुछ और ही लेवल पे ले गया बातों को, मतलब वो प्रोबेबिलिटी का कीड़ा है वो बंदा। इट्स ऑल, ही जस्ट टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, फैट टेल इवेंट्स, वही Okay. उसकी पूरी थीम है। अच्छा। और ही वॉज अ ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर होती है ना, स्टॉक ट्रेडिंग, उसमें वो क्या करता था, ही यूज टू टेक बेट्स जहां पे यू वुड, वो कैलकुलेट करता था कि कहाँ पे कम लॉस करेंगे लेकिन गेन बहुत हो सकता है, तो वो ऐसी बेट्स लगा लगा कि ही बिकेम मल्टी मिलियनियर। तो उसने सब काम धंधा छोड़ दिया, एंड ही स्टार्टेड कमेंटिंग अबाउट द वे वर्ल्ड इज, कि कैसे वर्ल्ड में लोग लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, और इस वजह से दुनिया की वाट लगी पड़ी है। तो फिर वो उस मैथमेटिकल आइडिया को वर्ल्ड पे अप्लाई कर करके दिखाता है। अच्छा, so it's related to math, नो, इट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है, ही मतलब जस्ट मैथमेटिकल टॉकिंग आइडिया। कि यार जो तुम जो गॉसियन प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो ना, वो काम नहीं हम्म। करता बहुत सारी जगहों पे। ओके। इस बारे में बात करता है। उसने एक किताब लिखी थी, अच्छा। ब्लैक स्वॉन। नाउ दैट ब्लैक स्वॉन हैज बिकम अ लिंगो का पार्ट हो गया, अच्छा। तो वो तो पढ़नी चाहिए। जैसे ही अब तुम जेई से फ्री हो गए, तो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू एक का एक भयानक एक्सपेंड होगा, कि मतलब दुनिया में चल क्या रहा है। ये एक और किताब थी उसकी यार, पुलिश बाय रैंडमनेस थी, या एक और, एक 3 4 किताबें थी, बहुत दिन हो गए पढ़े मैंने, 2 2 3 3 बार पढ़ी हुई है, जिसमें ही टॉक्स अबाउट ना कि स्किन इन द गेम, कि आजकल के जो लीडर्स है ना, वो लड़ाई में खुद नहीं जाते, पहले के जाते थे, तो वो वॉर बहुत सोच समझ करते थे कि साला खुद भी मर सकते हैं, something like this. He talks, and not just about wars, about every aspect of our life, कि अपन को किसकी एडवाइस सुननी चाहिए, उसका स्किन इन द गेम है कि नहीं है, तो उसकी एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि वो बोलता है, डॉक्टर से मत पूछो कि व्हाट डू यू एडवाइस, यदि मुझे हो रहा है, तो ये पूछो कि तुम्हें ही हो रहा होता तो तुम क्या करते। so, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि यार ठीक है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री एक चीज है, पर लाइफ एक अलग चीज है। तो ये किताब है उसमें बहुत अच्छी। तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन, तुम्हें कोई किताब कभी बहुत अच्छी लगी हो दैट आई शुड रीड? मैंने कभी इतनी किताबें पढ़ी नहीं अच्छा एक्चुअली, आउट ऑफ मतलब सब्जेक्ट के अलावा और किताबें मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत कभी स्टोरीज वगैरह प्रेमचंद की पढ़ी थी। प्रेमचंद इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। या। उसकी एक कहानी है, बूढ़ी अम्मा, जी।
वो मेरे को मतलब बहुत हिट करती है, the way he describes that particular scene जब वो कचरे से उठा के, it is heart breaking। मतलब उस लेवल पे ना, जैसा वो सीन के लेवल पे इज दोस्तोवस्की या फिर ले मिसेरेबल्स, उसमें Okay. रिपीटेटिव वो उसको टच कर लेते हैं। Yeah, मतलब I like this kind of fine literature. So these are like, one is French, one is Russian, but English अच्छा translation is good enough, अच्छा अच्छा। so problem नहीं आती, the communication is exact। पढ़ो पढ़ो, अच्छा है, किताब पढ़ना इज वेरी गुड। म्यूजिक, मैथ्स, बुक्स, मस्त रहने का। हमारे जैसे लोगों को यही चीजें अपील करती है। कई लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार हम बात करें तो ये तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे बात को। Yeah, that does happen. दैट इज हैपन विद यू? That does happen, मतलब कई बार I felt left out जब कुछ ऐसी बातें होती है कि like movies and web series and whatnot. So I feel left out. But when I start the conversation, I start with all these things जो कि generally abstract लगता है. But हाँ, it to me it's my life. you read books, you will become away from most of the conversation। I want to actually. लोग बताते, मैंने पढ़ी नहीं, वॉल्टर इज़ेक्सन की आइंस्टाइन की बायोग्राफी भी बड़ी अच्छी है, पर मैंने पढ़ी नहीं। मे बी इफ यू आर इनटू बायोग्राफीज तो वो भी अच्छी। यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? किस मिस हो गया हो तो बोल देता हूँ मैं, मिस्ड आउट एनीथिंग। नहीं, मैंने लिख लिया है जो आपने बोला था। ट्राई एंड टेल मी। सो या अब या कब श्योर। ज्वाइन करना है? 25th को रिपोर्ट करना है। 25th ऑफ उनका जुलाई। वो आया था ब्रोशर या। सो ऑल द बेस्ट यू फॉर फ्यूचर। बहुत मजा आया बात करके, एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग फॉर डेप्थ। और वो कनेक्टिंग द डॉट्स ना लाइफ में इतना वैलिड है। मतलब मेरी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स है इस चीज के, कि मैं मतलब कर रहा होता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों कर रहा हूँ यार ये चीज, और वो 4 साल बाद समझ में आया कि यार मैं वो क्यों कर रहा था। जी। तो यार मुझे एक किताब और याद आ रही है, आई एम सो सॉरी। या प्लीज। हिंदी में पढ़नी हो ना तो महासमर, महाभारत का एक वर्जन है, मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ। मैंने वो पोई पढ़ी थी, हिंदी में है। उसमें वो महाभारत का मतलब उन्होंने सारे कैरेक्टर्स का ना बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल वो करा है, इंटरप्ले, कि मतलब दुर्योधन क्यों ऐसा सोचता था, एंड कर्ण ऐसा क्यों, अर्जुन ऐसा क्यों। ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला केस ना उन्होंने अर्जुन के केस में भी किया, कि अर्जुन ना ऐसे बाण चलाता रहता था, उसको प्रैक्टिस करने की बहुत इच्छा होती थी, तो उसको समझ में नहीं आता था मेरे को इतना क्यों पागलपन है मतलब बाण चलाने का। देन ही वेंट, वो खांडव प्रथ से भाग के वो दे रीच टू द्रुपद की नगरी जहां स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का। सो एंटर्स द स्वयंवर एंड ही सीज द द्रौपदी, and it's love at first sight, and he listens to the challenge to win the Draupadi, that is to like have that वो बाण से मछली की आंख चलाना। एंड ही रियलाइजेस कि मुझे इसलिए बाण चलाना अच्छा लगता था क्योंकि मुझे इस लड़की से शादी करनी थी। बट जेई में भी तो ऐसा कितने इंस्टेंसेस होता है कि हाँ हाँ कई बार मैथ्स जब मैं स्पीड में स्टार्ट किया हाँ था हाँ सॉल्व हाँ करना, तो हाँ। आई नेवर रियलाइज्ड कि ये इतना यूजफुल हो जाएगा एंड में आते आते। अच्छा। एक्चुअली रिवीजन फेज वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि या आई कैन ऑल्सो थिंक, जो टीचर्स क्लास में बता रहे हैं वैसा मैं भी सोच सकता हूँ। अदरवाइज उतना इम्प्रेसिव तो नहीं था मैथ्स मेरा रिवीजन से पहले। इंप्रेसिव नहीं था रिविजन से पहले? नहीं था नहीं था। मतलब आई कुड नॉट रियलाइज व्हाट ऑल आई कुड डू। मतलब आफ्टर रिवीजन आई सॉ कि आई मतलब ये भी कर सकता हूँ। और टीचर की स्पीड पे टीचर के बराबर मतलब सोच पा रहे थे तुम? या क्लोज टू दैट।
That is because of you did the speed maths throughout 2 years. कंसिस्टेंटली विदाउट थिंकिंग कि ये इससे कुछ मिल रहा है कि नहीं, मतलब वो मिलता था बट वो इतने स्मॉल अमाउंट्स में चेंज होता है कि वी डोंट रियलाइज. We don't realize. Compounding is a very slow process. या बट जब वो रिजल्ट आता है ना तो वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो चुका होता है. अपन अब वो दूसरे के लिए कैचअप करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसको जब तक करेगा तो तुम्हारा तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ चल रहा है, वो पीछे ही रहेगा, वो कुछ भी नहीं हो सकता. जी. तो इनफैक्ट एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, हाँ इट्स हाँ. बाय रचना समंदर, शी इज हम्म. द ऑथर ऑफ मधुरिमा, इट कम्स विद दैनिक भास्कर. ओके. उसमें उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि नेचर में जो चेंजेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. जैसे एक प्लांट हम डालते हैं सीड, वो हम्म. धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ट्री बन जाता है. बट आप डेली ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस, यू विल नॉट सी अ एग्जैक्टली. लॉट. एग्जैक्टली. मैथ्स की प्रैक्टिस भी ऐसी चीज है डेफिनेटली. चलो, बहुत सारी देर हो गई आज. सो थैंक यू, बहुत मजा आया बात करके. आई होप आपको भी ठीक लगा होगा हमसे बात करके, शिवांशु. थैंक यू सो मच सर, आई शेयर द सेम फीलिंग, इनफैक्ट मोर हैप्पीनेस. ओके. ओके. चलिए देन, बाय बाय. थैंक यू.